हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंपास सर्वेइंग के चैप्टर को खत्म कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर ट्रैवर्स सर्वेइंग। स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि हम लोग अभी जो भी पढ़े हैं अभी तक, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसमें चेन सर्वे में हम लोगों ने लीनियर मेजरमेंट लिया था जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हुआ था। सिमिलरली जो कंपास सर्वे किया उसमें भी हमने बियरिंग मेजर किया जो कि एंगल है और वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किया। ट्रैवर्स सर्वे इन्हीं दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब कि चेन सर्वे और कंपास सर्वे दोनों करने जा रहे हो आप साथ में। और यहाँ पे आप समझिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, द लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट व्हेन बोथ आर टेकन टुगेदर, ठीक है, द सर्वे इज कॉल्ड एज द ट्रैवर्स सर्वे। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैवर्स सर्वे के अंदर हम लोग दो तरह के मेजरमेंट्स लेने वाले हैं, लीनियर मेजरमेंट भी लेंगे और एंगुलर मेजरमेंट भी लेंगे। किसी भी लाइन के लिए उसकी लेंथ मेजर की जाएगी और उसी लाइन के लिए उसकी बियरिंग भी मेजर की जाएगी, ठीक है। जब भी हम लोग ट्रैवर्स सर्वे की बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग 4 बेरिंग का यूज करते हैं, यहाँ पे बैक बेरिंग का यूज होता नहीं है। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में बैक बेरिंग है दिया हुआ तो आप उसको पहले 4 बेरिंग में कन्वर्ट करोगे और फिर वर्कआउट करोगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे लेंथ और बियरिंग दोनों का ही मेजरमेंट होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, इसके बेसिस पे कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन किए गए हैं। लेट्स स्टार्ट विथ, सो नाउ वी हैव चैप्टर 4 ट्रैवर्स सर्वे। पहला टर्म स्टार्ट करता हूं, लैटिट्यूड, ठीक है, टर्म है ये फर्स्ट वन, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। लैटिट्यूड होती क्या है? अब देखो, जब आप चेन सर्वे करोगे और कंपास भी करोगे, इसका मतलब कि आपने लेंथ भी मेजर किया और बियरिंग भी मेजर किया है। तो आप ये समझो, प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस इज कॉल्ड एज द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन। Similarly, projection of any line on east-west axis is called as the departure. अब एक टर्म तो हमने बताया latitude, similarly एक और भी टर्म है और वो है departure. Departure और इसका नोटेशन है D. So आप देखो, एक है latitude कैपिटल L और एक है departure कैपिटल D. So आपको ये समझना है कि latitude कैपिटल L और departure कैपिटल D, इन दोनों को अगर मैं समझाऊं तो आप ये समझो कि projection of any line on north south axis is latitude and projection of any line on east west axis is called departure। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो डायग्राम से आप और भी बेटर तरीके से समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन मैं बाद में दिखाता हूं, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके, उससे पहले एक डायग्राम दिखाता हूं। नाउ लुक एट दिस। सो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये जो पॉइंट देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब क्या है, क्योंकि आप दोनों ही टाइप के मेजरमेंट लोगे तो मान लो कि ये है लाइन, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब आप बताओ कि आप अगर सर्वे करेंगे तो सबसे पहले ए बी का लेंथ मेजर करोगे, तो आपने लेंथ का मेजरमेंट ले लिया, दैट लेंथ इज एल। अब इसी लाइन के लिए आप बियरिंग मेजर करोगे विच इज थीटा, यू कैन सी। तो आप बता दो, मैं पूछूं कि एल मेजरमेंट करने के लिए कौन सा सर्वे किया? ऑफ कोर्स चेन सर्वे करके, और जो थीटा बियरिंग है उसको मेजरमेंट किया होगा आपने कंपास सर्वे के थ्रू। तो आपके पास में भी लेंथ मिल चुकी है और बियरिंग भी मिल चुकी है, और इसको यूज करके नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम प्रोजेक्शंस। अब यहीं पे देखो कि ये जो ए बी लाइन है, अब ए बी लाइन बोला ना, तो ए बी लाइन का मतलब है कि लाइन डायरेक्शन इज व्हाट, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। तो ए से बी की तरफ जो लाइन है, डायरेक्शन भी हमें मिल चुकी है। अब इसके दो तरह के प्रोजेक्शंस देखेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्शन देखेंगे नॉर्थ साउथ पे एंड दूसरा देखेंगे ईस्ट वेस्ट पे। सो मैं आपको प्रोजेक्शन भी दिखाता हूं। ये जो प्रोजेक्शन लिया है, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इज बेसिकली द लैटिट्यूड कैपिटल एल, ये इसका लैटिट्यूड है, और सिमिलरली ये डिपार्चर है डी, यू कैन सी। So can I write projection of any line on north-south axis is called latitude and projection of any line on east-west axis is called departure। तो आपके पास में पैरामीटर्स मिल गए ना latitude departure के। तो ये तो डेफिनेशन है कि किसे हम लोग कह रहे हैं latitude। सिंपली मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी लाइन की प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ पे लैटिट्यूड और प्रोजेक्शन ईस्ट से वेस्ट पे डिपार्चर। लेकिन अब क्या लैटिट्यूड और डिपार्चर में हम लोग अब डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन के लिए क्या है, अब मान लो कि जब आपने कंपोनेंट लिया ना किसी लाइन का, तो वो कंपोनेंट अगर मान लो नॉर्थ वाली साइड में आ रही है तो वो पॉजिटिव लैटिट्यूड कहलाएगी, और यही कंपोनेंट अगर ईस्ट साउथ वाले साइड में आएगी तो उसे हम लोग नेगेटिव लैटिट्यूड कहेंगे। इसका मतलब कि ऑन नॉर्थ एक्सिस द लैटिट्यूड विल बी पॉजिटिव
On south axis, latitude will be negative. So positive of the latitude or negative of the latitude you decide on the basis of the north side or south side, right? So आप देख लो यहीं पे इसी तरीके से जो डिपार्चर है, डिपार्चर में भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो अगर डिपार्चर मतलब कि किसी लाइन का कंपोनेंट अगर आपने मान लो ईस्ट वेस्ट पे लिया और वो ईस्ट वाले साइड में आ गई तो वो पॉजिटिव डिपार्चर हो गई, और वेस्ट वाले साइड में आ गई तो नेगेटिव डिपार्चर हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ईस्ट इज बेसिकली पॉजिटिव डी और वेस्ट इज बेसिकली द नेगेटिव डी वी हियर। ठीक है, तो आप यहीं पे देख लो। अब एक चीज और समझो, मैं इसको समराइज करता हूं। किसी लाइन की प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ एक्सिस पे लैटिट्यूड और ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे डिपार्चर, डायरेक्शन कैसे? नॉर्थ पे पॉजिटिव, साउथ पे नेगेटिव, ईस्ट पे डिपार्चर पॉजिटिव और वेस्ट पे डिपार्चर नेगेटिव। और एक पॉइंट और बोलता हूं, जो नॉर्थ मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला साइड है ना, कई बार क्वेश्चन में किसी जगह पे आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ना लिख करके वो अलग तरीके से लिखें, और वो क्या करेंगे डायरेक्शन में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि मान लो नॉर्थिंग, साउथिंग, ईस्टिंग एंड वेस्टिंग। दिमाग लगा लेना आप, ठीक है। अगर मैं नॉर्थिंग लिखूं तो वो क्या हो गया पॉजिटिव लैटिट्यूड, साउथिंग लिखूं तो नेगेटिव लैटिट्यूड, ईस्टिंग लिखूं तो पॉजिटिव डिपार्चर और वेस्टिंग लिखूं तो नेगेटिव डिपार्चर। सो इस बेसिस पे मैं कुछ और भी चीजें डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन पहले एक मिनट के रुकते हैं और इसका डेफिनेशन यहां पे दिखाता हूं। सी नाउ, लैटिट्यूड कैसे किसे बोलेंगे, पॉइंट बाई पॉइंट देखो। प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। Projection of any line on north-south axis is called latitude. Second point, on north side, north side इसको क्या बोलोगे? या तो आप यहीं पे कह दो this is positive latitude, या फिर इसी को नॉर्थिंग कहा जाता है। ठीक है। Similarly, on south side, अगर साउथ साइड में ये प्रोजेक्शन आ रही हो तो इसे हम लोग नेगेटिव लैटिट्यूड कहेंगे और इसी को साउथिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। आई गेस आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। आगे देखो डिपार्चर वाले में क्या लिखोगे, इसमें आई कैन राइट प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट axis is called a departure. On east axis, east axis पे क्या बोलोगे इसको? It is positive departure, positive departure कह दो, या फिर इसी को हम लोग ईस्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ईस्टिंग। सिमिलरली ऑन वेस्ट एक्सिस ये हो जाएगी नेगेटिव डिपार्चर और इसी को हम लोग वेस्टिंग कह देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, सो ये होती है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अब कुछ और भी पॉइंट्स पे आते हैं कि हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन सी चीज पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी ये भी समझ सकते हो। जरा फिर से डायग्राम पे आ जाओ, कुछ और ऑब्जर्वेशन लिखता हूं। अब देखो ये क्वाड्रेंट काउंट करने का तरीका तो शायद आपको मालूम होगा कि ये होती है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होती है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट, सिमिलरली ये होती है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होती है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने क्वाड्रेंट काउंट करने का तरीका आपको बता रखा है जब हम लोग होल सर्कल बेयरिंग डिस्कस कर रहे थे तभी। सो जब WCB डिस्कस कर रहा था तभी हमने आपको समझा रखा है कि ये क्या होती है। सो आपके सामने यहाँ पे आप देखो वी हैव दिस डायरेक्शन विच वी हैव टेकन इन क्लॉकवाइज और उसके हिसाब से 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से रन किया है। अब हर एक क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड और डिपार्चर का नेचर क्या होगा वो यहाँ पे अब मैं समराइज करता हूँ। आप देखना और बताना लैटिट्यूड डिपार्चर क्या होगी। आप बताओ लैटिट्यूड कैन आई राइट इट इज पॉजिटिव और डिपार्चर इज ऑल्सो पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लो आप, पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव वहां दोनों।
लेकिन सेकंड वाले में देखो तो ये आप देखो यहाँ पे लैटिट्यूड नेगेटिव और डिपार्चर पॉजिटिव, तो इस चीज को भी यहाँ से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। एंड वी कैन राइट ये है लैटिट्यूड जो नेगेटिव हो रही है और वहीं पे डिपार्चर पॉजिटिव हो रही है, दिस यू कैन सी। सिमिलरली अगर इसमें देखोगे सो लैटिट्यूड आप देखो लैटिट्यूड नेगेटिव और डिपार्चर इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो आप बताओ लैटिट्यूड पॉजिटिव, ठीक है, और डिपार्चर नेगेटिव, यू कैन सी डिपार्चर नेगेटिव हो गई है। सो आपके सामने यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड डिपार्चर का नेचर क्या होगी अभी आपको सब मालूम है। सो आपने अभी समझा कि लैटिट्यूड क्या है, डिपार्चर क्या है। अब इसकी वैल्यू की भी बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ना कि इसका प्रोजेक्शन को हमने लैटिट्यूड कहा और इसका प्रोजेक्शन को हमने डिपार्चर कहा। सो अब यहीं पे एक चीज और समझो कि इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे आप। सो वो मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ कि अगर ये मान लो कि स्मॉल एल है तो नोटेशन समझ लो, स्मॉल एल से लेंथ दिखा रहा हूँ, थीटा से बियरिंग दिखा रहा हूँ, कैपिटल एल से लैटिट्यूड एंड कैपिटल डी से डिपार्चर। तो अगर मैं कैपिटल एल की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं स्मॉल एल कॉस थीटा और कैपिटल डी स्मॉल एल साइन थीटा। सो यहां पे आई कैन राइट लैटिट्यूड एल इज इक्वल टू स्मॉल एल कॉस थीटा एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल एल साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और आपको समझना चाहिए कि अब इसके अंदर एल क्या है तो आप बोलोगे लेंथ है, थीटा क्या है तो आप बोलोगे बियरिंग है। सो आपको लेंथ और बियरिंग दोनों का तो आइडिया लग गया कि इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन बियरिंग दो टाइप से लिखी जाती है ये आपको मालूम होगा। जब भी हम लोग बियरिंग की बात करते हैं ना तो बियरिंग दो टाइप से लिखी जाती है, एक होती है फोर बियरिंग और एक बैक बियरिंग। मैं पूछूं कौन सी वाली बियरिंग हमें यूज करना है, हमेशा फोर बियरिंग। और आप अगर डायग्राम को देखो ध्यान से तब भी आपको आइडिया लग रहा है कि अगर मैं बोलूं ए से बी की तरफ जाओ तो बताओ ए बी लाइन की कौन सी बियरिंग कहलाएगी, आप बोलोगे फोर बियरिंग। तो फोर बियरिंग का यूज करके यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग दिस लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि थीटा यहाँ पे फोर बियरिंग है, लेंथ यहाँ पे एल है। लेकिन अब आप बियरिंग को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका जानते हो, एक होती है डब्ल्यूसीबी और एक होती है क्यूएसबी। अब इस पे एक डिस्कशन है कि भाई क्यूएसबी और डब्ल्यूसीबी में कैसे हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। पहले आप इसे कंप्लीट कर लो, लिख लो। तो पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में डेफिनेशन को लिख लीजिए, उसके बाद फिर डायग्राम आप बना लीजिएगा। डू इट। देखो आपने लैटिट्यूड और डिपार्चर समझ लिया। अब इस पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं हम लोग। नोट पॉइंट 1, ठीक है। सबसे पहले फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ओनली फोर बियरिंग of line is used, ठीक है। आप हमेशा फोर बेरिंग ही यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल देता हूं। आपको लैटिट्यूड निकालना है, आपको सॉल्व करना है, तो एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाऊं, ठीक है। एक एग्जांपल है और दिस डायग्राम आई हैव मेड, यू कैन सी दिस इज नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट, दिस इज अ पी क्यू, ठीक है, लेंथ पी क्यू is equal to 10 meter and bearing for line PQ south 60 degree, साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। मैं पूछूं व्हाट इज द लैटिट्यूड, आपको बताना है लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है। आई होप कि आप इसे वर्कआउट कर सकेंगे, ठीक है। तो आप बताओ क्या करने वाले हो, कैसे निकालोगे लैटिट्यूड। तो इस केस में अगर आप लैटिट्यूड वर्कआउट करोगे ना, ठीक है, तो अब हमने जो दिया है पहले इस डेटा को देखो। इफ आई आस्क यू व्हिच सिस्टम ऑफ बियरिंग इज दिस, तो आप बोलोगे क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग, इट इज QSB। और QSB से आपको ये मालूम चल गया कि साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री का एंगल है QSB में, तो 60 डिग्री का एंगल आपको मालूम चल चुका है। और इसका अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूं तो ये यहीं पे आपको वैल्यू मिल गई दिस, और यही हमारी लैटिट्यूड हो गई, ये हम लोग निकाल लेंगे। सो अब यहीं पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि लैटिट्यूड क्या है, तो मैं आपको दोनों टेक्निक बताता हूं कि QSB में है तो कैसे निकालेंगे, फिर आगे भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले द टेक्निक ऑफ QSB देखो। इफ बियरिंग इज इन QSB, दैट इज क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग, then you know that this L is equal to small l cos theta, and you will write the value as small l is 10 and this becomes cos 60 degree, and answer finally you are getting, देखते हैं ये आ जाएगी 10 cos 60 and this value you are getting 5 मीटर, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला ना, ये है मैग्नीट्यूड। क्या ये 5 मीटर लिखना करेक्ट है? इज इज करेक्ट आंसर? तो आपके दिमाग में अभी एक कंफ्यूजन आया हो कि ये करेक्ट तो नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड करेक्ट है लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई लाइन की जो प्रोजेक्शन है वो तो साउथ साइड आ रही है, इट इज साउथ साइड, और इसलिए नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो आपने पहले स्टेप में मैग्नीट्यूड निकाला और दूसरे स्टेप में नेगेटिव साइन पुट किया। कैसे मालूम चला कि नेगेटिव होनी चाहिए? तो आप बोलोगे डायग्राम देख के मालूम चल रहा है कि साउथ वाले साइड में है तो मुझे माइनस साइड पुट करना है, तो ये भी हमें माइनस से यहाँ पे पुट करना है और ये भी हमें माइनस, और ये है माइनस डायरेक्शन। तो यहीं पे आप वर्किंग का स्टेप देखो कि आप कैसे वर्कआउट कर रहे हो। तो टेक्निक 1 में जो अभी आप लोग देख रहे हो QSB का सिस्टम, इसमें वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड निकाला। आपके सामने है मैग्नीट्यूड जो आप देख पा रहे हो, मैग्नीट्यूड आ गई 5 और आपने उसका डायरेक्शन डिफाइन किया कि नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे मालूम चला? ओनली थ्रू द डायग्राम, क्योंकि आपने ये देख लिया कि लाइन एक्चुअली हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। इसका मतलब कि लैटिट्यूड साउथ वाले एक्सिस पे होगी एंड यू विल हैव टू पुट द नेगेटिव साइन। यही आपने अभी देखा है, लेकिन ये करेक्ट है या नहीं ये तो आपको समझ में आ गया कि अभी करेक्ट निकाल लिया, लेकिन स्टेप ऑफ वर्किंग जो है आप खुद ही सोचो कि आपने पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन निकाला। 2 स्टेप वर्किंग है आपके टेक्निक में। अगर आप ऐसे वर्कआउट कर रहे हो तो पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, दोनों चीजें निकालनी पड़ रही हैं अगर आप QSB वर्कआउट करते हो तो। और इसी को रिजॉल्व करके अब मैं बोलता हूं वी हैव अनदर टेक्निक, यू कैन यूज द बियरिंग इन WCB ऑल्सो। सो अब मैं इसी का WCB टेक्निक दिखाता हूं, होल सर्कल बियरिंग इफ आई यूज। तो होल सर्कल बियरिंग आप जानते हो कि नॉर्थ से ली जाती है और वो भी क्लॉकवाइज में, तो ये वाली बियरिंग आ जाएगी। तो मैं पूछूं ये वाली बियरिंग की वैल्यू है कितनी, तो 180 माइनस 180 माइनस 60, इट इज व्हाट 120 डिग्री। तो बेसिकली जो बियरिंग ऑफ लाइन PQ है वो 120 डिग्री आ गई है, 120। और यहां से अगर आप वर्कआउट करते हो तो आप यहीं पे देखो, दिस आई कैन राइट दिस लैटिट्यूड सिंपली इज इक्वल टू L cos थीटा and this L is 10 मीटर multiplied by cos 120। अगर आप वर्कआउट करोगे ना डायरेक्टली आ जाएगी ये 10 cos 120 डिग्री। सो दिस वैल्यू डायरेक्टली वी आर गेटिंग -5। आप बताओ कितने स्टेप्स वर्क करने पड़े आपको? सिर्फ एक स्टेप, मतलब कि कैलकुलेशन में हमें नेचर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। आप बस इतना देखो ना कि क्या पहले वाले में जब QSB यूज किया था तो क्या नेचर खुद से अप्लाई करने पड़ा? मतलब कि यू आर टेकिंग वन बर्डन, वन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन कि मैं पहले मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा और मैं ही डायरेक्शन भी अलग से डिफाइन करूंगा। आप खुद ही 2 बार वर्क करना चाह रहे हो अगर आप QSB में कर रहे हो तो।
और वहीं पे अगर आपने एक मिस्टेक कहीं पे किया, पूरा फंस गया, आप गलत हो जाएगा पूरा। इसी का उपाय क्या होता है कि आपने अगर WCB में वर्कआउट किया है तो आपको नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपका हेडेक ही नहीं है। दैट विल बी सिंपली टेकन केयर बाय द cos थीटा एंड sin थीटा। यू डोंट नीड टू असाइन वन बाय वन कि ये साउथ में आ गई तो नेगेटिव डालो, ये वेस्ट में गई तो नेगेटिव डालो, ईस्ट में गई तो पॉजिटिव। ये सोचने की जरूरत ही नहीं है अगर आप इसी को WCB में वर्कआउट करते हो। कंक्लूजन ये आ गया कि अगर मैं लैटिट्यूड डिपार्चर निकालता हूं, ठीक है, और अगर मैं QSB ना यूज करके WCB यूज कर लूं, देन सारा हेडेक ही खत्म, एक स्टेप में पूरा वर्किंग हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों ही में करेक्ट आंसर आया है, यहां भी करेक्ट आंसर आ गया -5, यहां भी करेक्ट आंसर आ गया -5। लेकिन आपको जो पसंद आए वो यूज करो। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास जब मैं कंपास सर्वे पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था ये बात कि कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपसे गलत कराने के लिए वो हमेशा ही, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा है ना, कंपटीशन है ये, तो वो ऐसे साजिश रचे जाते हैं जहां पे आप फंसो, और ये फंसाने का एक जरिया है QSB देना। तो आप सोचिए भी कि आपको QSB में रह करके फंसना है या फिर WCB से तुरंत सिंपल कर लेना है, आपकी मर्जी है। आपको दोनों में से जो पसंद आए, अपना एक पर्सनल व्यू है सबका। ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तो इससे वर्कआउट करो, ये पसंद तो इससे वर्कआउट करो। लेकिन जहां तक एक्यूरेसी का सवाल है, जहां तक फास्ट वर्किंग का सवाल है, मैं आपको बताता हूं, ऑलवेज यूज WCB, इट इज माय सजेशन टू यू। ठीक है, आपकी इफिशिएंसी बेटर हो जाएगी इस चैप्टर से अगर आप इसको WCB में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हो तो। मैं आपको ये भी बोलता हूं कि अभी तक जितने भी लैटिट्यूड डिपार्चर के क्वेश्चंस आए हैं ना, गेट में, ES में, आप देखना ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं QSB में। क्यों लगाया QSB? वही बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जो आपको नहीं करना है। क्या करोगे आप? कन्वर्ट कर लोगे WCB में और वहां से वर्कआउट कर लो। वेरी सिंपल। कंक्लूजन ये हुआ इस डिस्कशन का कि जब भी हम लोग लैटिट्यूड निकालें या फिर डिपार्चर निकालें, देन इफ यू आर यूजिंग द बियरिंग वैल्यू थीटा in WCB, then the nature of latitude and departure you don't need to take care of, because it is simply taken care by the cos theta and sin theta. You don't need to assign one by one. But if you are using QSB, that is quadrantal system of bearing, then in that case one by one every bearing you will have to assign manually in every calculation. So I hope this idea is now clear to you. So now we can write a note point here, conclusion. यहाँ पे एक conclusion लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ये कंक्लूजन जो लिख रहा हूं वो सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, दिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इफ बियरिंग थीटा for calculation of latitude and departure if bearing theta is taken in WCB, the nature of latitude and departure will be taken care by cos theta and sin theta respectively, and we don't need to assign the nature manually. ये इसका नोट पॉइंट 2 हो गया। सो जैसे आपने नोट पॉइंट 1 अभी दिखाया था वैसे नोट पॉइंट 2 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस क्लास का जब समझाता हूं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सीधा कन्वर्ट कर लेंगे WCB में। अगर मान लो क्वेश्चन में QSB दिया जाता है तो हम लोग उसको QSB से WCB में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले आप इस नोट पॉइंट को लिख लीजिए। जो अभी लिखा था ना लैटिट्यूड डिपार्चर, उसके नीचे इस नोट पॉइंट को मेंशन करो।
अब इस पे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझाता हूँ। देखो क्या है ना कि जब लैटिट्यूड डिपार्चर की बात करते हैं तो लैटिट्यूड डिपार्चर को ना कोऑर्डिनेट की तरह भी लिखा जाता है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कोऑर्डिनेट की तरह लिखते हो उसे और उसके बाद वर्कआउट करते हो, ठीक है। सो आई विल गिव यू सम कॉन्सेप्ट कि आप कैसे वर्कआउट करेंगे सिर्फ लैटिट्यूड डिपार्चर का वर्किंग के लिए। सो वर्कबुक ओपन कीजिए, आई विल गिव यू द क्वेश्चन टू सॉल्व। और जैसे मान लो आप जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक और डायग्राम, फिर आगे बढ़ना। एक वर्गों का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए ये हमने डायरेक्शन बनाए हैं और ये हमने पॉइंट बनाया है। तो आप पहले ये बता दो कि जैसे मान लो एक हमने ना ए बी निकाला था ना, ये ए है और ये बी है, तो ये बी पॉइंट का क्या मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये थीटा है, ये एल है, तो ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ये डी आई थी प्रोजेक्शन, याद होगा आपको, अभी बताया था। और इसका ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये है एल प्रोजेक्शन। सो मैं पूछूं कि ये एल है और ये थीटा है। सो एल और थीटा से यू नो दैट कि जो लैटिट्यूड की वैल्यू बनी थी वो थी स्मॉल एल कॉस थीटा और जो डिपार्चर बनी थी वो थी एल साइन थीटा, यही थी ना। सो आपके सामने लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों मालूम है, तो मैं क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? बी का कोऑर्डिनेट आई विल सिंपली राइट एल कॉमा डी। अब एक मिनट के लिए रुकते हैं और मैं आपको बताऊं, आपको याद है जब हम लोग आपने ना एक सिस्टम पढ़ा होगा बचपन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें क्या होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उस एक्स और वाई में आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि ये एक्स है और ये वाई है और कोई है यहाँ पे भी, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देते क्या? एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो जैसे कोऑर्डिनेट आप लिखते हो ना एक्स कॉमा वाई, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि ये वाला डिस्टेंस एक्स हो गया है, ठीक है, और ये वाला इस पे y हो गया, यही तो होती है x, y। तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका जिस तरीके से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हो, बिल्कुल उसी तरीके से लैटिट्यूड डिपार्चर को भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए और आप इसको बोल सकते हैं, आप नाम यूज कर सकते हैं लैटिट्यूड डिपार्चर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच we can represent any point with their coordinate in terms of the latitude and departure. But there is a small change. Whenever we talk about the Cartesian coordinate system, we always give the preference to the x-axis and then the second preference is given to the y-axis. तो x-axis को first preference देते हैं, y-axis को second preference। ये first preference है, ये second preference है, और इसीलिए चूंकि x को reference माना जाता है कार्टेशियन में, तो x के हिसाब से आप y लिखते हो और कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है फर्स्ट प्रेफरेंस कॉमा सेकंड प्रेफरेंस, या फिर इसी को बोल लो कि रेफरेंस हमारी x है तो x कॉमा y लिखते हैं। लेकिन जब आप लैटिट्यूड डिपार्चर की बात करते हैं तो आपके सामने देखो यहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर सिस्टम में, इस वाले सिस्टम के अंदर आप खुद ही देखो x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पे नहीं कह के हम लोग इसको बोलेंगे, यहाँ पे देखो लैटिट्यूड एक्सिस एंड डिपार्चर एक्सिस। और आपको ये तो मालूम ही है कि मेरिडियन वाली लाइन कौन सी होती है? नॉर्थ साउथ वाली। चूंकि नॉर्थ साउथ वाली मेरिडियन लाइन है, हमारी प्राइमरी रेफरेंस नॉर्थ साउथ वाली होगी, और नॉर्थ साउथ पे जो सबसे पहली चीज आप रीड करते हो वो होती है लैटिट्यूड। तो हमारी प्राइमरी डेटा यहाँ पे लैटिट्यूड है और सेकेंडरी डिपार्चर है। तो जो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होगा ना, उसमें पहले हम लोग यहाँ पे गलती से भी डी कॉमा एल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल कॉमा डी। कार्टेशियन में क्या था? एक्स कॉमा वाई था, यहाँ पे क्या है? एल कॉमा डी होगा। तो जब मैंने लिखा होगा ना ये कोऑर्डिनेट एल कॉमा डी, तो आप सब में से कई सारे लड़कों ने, कई सारे बच्चों ने यही सोचा होगा तुरंत अभी कि भाई ये डी कॉमा एल होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आप अभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो लैटिट्यूड डिपार्चर। नाम भी क्या पढ़ते हो? लैटिट्यूड डिपार्चर। लैटिट्यूड नहीं बोलते हो आप, लैटिट्यूड डिपार्चर, ठीक है। तो पहले लिखी जाएगी लैटिट्यूड, फिर लिखी जाएगी डिपार्चर। दिस इज द वे टू राइट इन दिस पर्टिकुलर, ठीक है। अब कहीं पे भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मालूम है ना, तो आपको ये मालूम हो गया कि उस सिस्टम में यहाँ पे ये L का मतलब यहाँ पे ये हो गया और D का मतलब ये हो गया। अब मैं इसको रिलेट करते हुए जो कोऑर्डिनेट का जो फंक्शन बताया ना मैंने, ठीक है, इसी को रिलेट करते हुए अब मैं बोलूंगा वर्कबुक ओपन करो एंड एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सी क्वेश्चन नंबर 3
पढ़ो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 3 को, रीड क्वेश्चन नंबर 3, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, रीड दैट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप बताओ, लिखा है यहां पे और एक डायग्राम भी दिया हुआ है, लिखा है इन फिगर गिवन बिलो द लेंथ PQ, WCB दिया हुआ PQ का 30 डिग्री एंड QR इसका भी WCB दिया हुआ है 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली अप टू द 3 डेसिमल्स ऑफ दिया हुआ है। उसके बाद 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मेंशन किया P एंड R का। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपको लेंथ निकालना है PQ एंड QR। अब मैं इसी को देखो कोऑर्डिनेट से कैसे वर्कआउट करते हैं, ये गेट का क्वेश्चन है आया हुआ, ठीक है। तो आप पहले ये सीखो कि भाई कोऑर्डिनेट के साथ वर्कआउट कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको वर्किंग समझाता हूं। सो ये पॉइंट है यहां पे P और ये पॉइंट है यहां पे Q। So we can mark here, this point is P, this point is Q and this point is R। चलो एक काम करते हैं, डायग्राम आपके सामने वर्कबुक में तो है ही और आप देख सकते हो किस तरीके से क्या लिखा, पहले ये भी देख लो। जब P की कोऑर्डिनेट लिखी गई है तो पहले क्या लिखा हुआ है 100 नॉर्थ एंड 200 ईस्ट, तो पहले क्या लिखा है नॉर्थ। अब मैं इसी को अगर यहां पे दिखाऊं ना, तो ये मान लो कि ये नॉर्थिंग है और ये ईस्टिंग वाला साइड है, ठीक है। और ये चीज लिखा भी है क्वेश्चन में। और P पे अगर मैं नॉर्थिंग दिखाऊं तो आप खुद बता दो नॉर्थिंग कितना है 100। सो दिस वी कैन रिप्रेजेंट हियर कि ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पे ये 100 है। और ईस्टिंग कितना हो जाएगा P पॉइंट का, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 ईस्ट, तो ये हो जाएगी 200। फिर साथ में बताओ R पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो आई कैन मेंशन कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये है 1000 और साथ में R पॉइंट आप यहाँ पे भी देखो और ये भी है 1000। सो दिस इज ऑल्सो 1000। तो आप देखो 1000 नॉर्थ 1000 ईस्ट, R के लिए P के लिए 100 नॉर्थ 200 ईस्ट ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द लेंथ PQ। इसका नाम लिख लो L1 और इसका नाम लिख लो L2। ये हमारा अननोन डेटा है जो हमें कैलकुलेट करना है, यही तो पूछा गया क्वेश्चन में कि दोनों की लेंथ क्या होगी। साथ में एक चीज और मालूम है कि भाई जब हम लोग बात करेंगे ना इसकी, तो ये WCB मालूम है कितना दिया हुआ है PQ का बेयरिंग, तो आप लिखोगे 30 डिग्री। साथ में ये बता दो QR का बेयरिंग कितना है, सो दिस वैल्यू इज व्हाट 45 डिग्री। अब यहीं पे रोकता हूं और आप खुद बता दो कि एक डायरेक्शन अज्यूम करते हैं। डायरेक्शन अज्यूम करने से ना आपकी बात तुरंत बन जाएगी और आपके लिए सुटेबल ये होगा कि जब भी आप डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स को अज्यूम करो तो जिस डायरेक्शन में बियरिंग दी हुई है ना उसी डायरेक्शन में आप अज्यूम करें तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक ट्रैवर्स अज्यूम करता हूं, दिस ट्रैवर्स नाम लिखता हूं ट्रैवर्स का, इट इज PQRP इज द ट्रैवर्स। तो बताओ कि स्टार्टिंग कहां से हुई, तो आप बोलोगे P से, तो मैं डायरेक्शन दिखाता हूं, ये हो जाएगी PQ, फिर आगे क्या हो जाएगी Q से R, ये हो जाएगी और इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हालांकि चूंकि क्लोज ट्रैवर्स दिखाया गया क्वेश्चन में, इसके लिए हमने ऐसा बना दिया है। अब एक काम करते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, लेकिन Q पॉइंट के लिए ये हमने यहाँ पे बनाया लैटिट्यूड और ये हमने यहाँ पे बनाया डिपार्चर। अब मैं एक चीज बोलता हूं, आप खुद सोचना, पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो ठीक है लेकिन किसी लाइन का प्रोजेक्शन भी तो है इसमें। अब इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप बता दो इफ यू सी द लाइन PQ, which quadrant, in which quadrant the line exists, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लाइन PQ हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है और इसीलिए ये वाली डेटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन यू राइट इट इज द कॉस कंपोनेंट ऑफ L1 cos 30 डिग्री हो जाएगी क्या ये। सिमिलरली ये वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे ये भी बताओ, ठीक है। तो आप बताओ यहां पे ये QR लाइन का नाम क्या है, QR, तो ये QR लाइन है
तो इसका अगर प्रोजेक्शन लूं तो कितना लिखोगे? L2 cos 45, इट इज L2 cos 45। अब आप खुद ही बताना, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे जो नॉर्थ वाली साइड है, इस पे कैन आई राइट इट इज L1 cos 30 plus L2 cos 45 is the total difference between this to this. Can you tell me what is the difference between this to this? तो बताओ, ये 100 है, ये 1000 है, तो ये तो 900 बचा ना। Now we can make one equation. मैं लिखता हूं इक्वेशन, देखो यहां पे क्या लिखोगे इक्वेशन वैसे? L1 cos 30 plus L2 cos 45 is equal to 900. So equation 1 is L1 cos 30 degree plus L2 cos 45 degree is equal to 900 as equation 1. Similarly, अब आप बताओ, ये तो हमने cos कंपोनेंट लिया ना, ये वाली एंगल मालूम थी, तो अब इसी का प्रोजेक्शन अगर इस पे ले लो तो पहले तो बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस कितनी आ रही है? ये 200 है और ये यहां तक 1000। कैन आई राइट इट इज गोइंग टू बी 800 नाउ? ये 800 हो गई। सो सबसे पहले इस वाले वैल्यू को लिखते हैं कि ये कितनी है, दिस हाउ मच इट विल बी, कितनी? तो आप बोलोगे L1 का साइन कंपोनेंट, सो इट इज L1 साइन 30 डिग्री। सिमिलरली ये L2 का साइन कंपोनेंट, सो दिस इज L2 साइन 45 डिग्री। अब आप खुद बता दो, यही डायरेक्शन है और ये दोनों पॉजिटिव आया है, सो कैन आई राइट L1 साइन 30 प्लस L2 साइन 45 is equal to 800. So यहाँ से this I can write L1 sin 30 degree, L2 sin 45 degree is equal to 800. आपके सामने यहाँ पे देखो, you have two equations and using the two equation, ये रही equation 1 और ये रही equation 2। आप बता दो इन दोनों equation का use करके can you calculate what is the L1 L2 value? लेंथ ही तो निकालना था, PQ and QR। आप देखो from equation 1 and 2 this I can write L1 and L2। इन दोनों की वैल्यू पता कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो दिस वैल्यू विल बी, इक्वेशन आ गई एंड दिस 1, तो ये आ जाएगी सबसे पहले cos 30, दूसरे में है cos 45 इक्वल टू 900, तीसरे में है फिर sin 30, फिर है sin 45 और दूसरे में है 800। ये कुछ ऐसा इक्वेशन हो गया। और दिस वन वी आर गेटिंग L1 as 273.205 मीटर और y इट इज 938.186 मीटर। आप देख लो, ये इसका आंसर आ रहा है, तो कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, आप चेक कर लो। सो दिस वी आर गेटिंग 273.205 एंड 938.186, ए आंसर फर्स्ट वन। ठीक है, आई होप कि आपको ये कोऑर्डिनेट से, अभी तक हमने ना सिर्फ आपको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पढ़ाया है और उसके बेसिस पे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लेकिन मैं आपको पॉज करूं। मैंने आपको ना सबसे पहले सिखाया कि लैटिट्यूड डिपार्चर है क्या, फिर हमने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, अब आगे मैंने उसी का यूज करते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया एंड कोऑर्डिनेट से एक क्वेश्चन दिया, ये गेट का हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप वर्कआउट करें। ठीक है, मेहनत करना ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं। ये कोई इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे हैं एग्जाम में, आगे भी आएंगे। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अटेम्प्ट करना। मैं कल की क्लास में बोला था सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वर्कबुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखो लिखा है टू द बियरिंग ऑफ टू इनएक्सेसिबल स्टेशन S1 एंड S2। पहले ईस्टिंग लिखा, नॉर्थिंग लिखा, लिखने का तरीका गलत है। हमें क्या लिखना चाहिए, पहले नॉर्थिंग एंड फिर ईस्टिंग। तो आप उसको वैसे ही जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉर्थिंग ईस्टिंग मालूम है हमें, अब उसको यूज करते हुए क्वेश्चन पूरा पढ़िए और उसके बाद खुद ही से सोचो कि डायग्राम, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया ना, आपने जो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3, इस 3 नंबर क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था, तो वर्क करना आपके लिए काफी आसान हो गया। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है लैंग्वेज पढ़ के। ठीक है, सो नाउ पॉज द वीडियो
solve the question and then play the video. देखो, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे उसमें फंसे भी होंगे क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और डायग्राम तो प्रॉपरली बनाना ही चाहिए आपको, डायग्राम नहीं बनाइएगा तो फिर फंसिएगा आप। और मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हो ना, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आने वाला कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में 2-3 लेवल होते हैं। एक होता है ईजी लेवल, जो कि पूरी जनता, पूरी कंपटीशन में हर एक लोग उसे अटेम्प्ट करेगा और सबका आंसर सही भी आएगा। एक होता है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट भी मॉडलेस सबसे बन जाते हैं। और एक होता है टफ, ठीक है, जो कि अच्छे लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और बेसिकली जो आपकी कंपटीशन है ना, वो सिर्फ तीसरे लेवल पे है, ठीक है, क्योंकि एवरेज तक जो हमारी मॉडरेट लेवल होती है वहाँ तक ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन कंपटीशन जो है बेसिकली जो तीसरा लेवल है हमारा, हाईएस्ट लेवल, उस पे है और ये क्वेश्चन उसी से बिलोंग करता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है, करना जरूरी है आपके लिए ये। अटेम्प्ट करने के बाद बहुत सारे लोग हो सकता है डायग्राम नहीं बना पाए होंगे, या फिर बहुत सारे लोग का आंसर आ चुका होगा, और कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि फंस गए होंगे बीच में, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखिए। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अटेम्प्ट कीजिए जरूर, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि डायग्राम बनाना है। 2 स्टेशन दिया है, S1 और S2, दोनों का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो मैं कोऑर्डिनेट, हालांकि लिखने का तरीका जो है उल्टा है, मतलब यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, आपको जो मैंने सिखाया है वही फॉलो करना है आपको। अब यहाँ पे जो डायग्राम है वो मैं आपको सबसे पहले बना के दिखाता हूं। लुक एट दिस। मैं 2 पॉइंट्स जो इसमें दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट को बहुत ही प्रॉपरली रिप्रेजेंट करूंगा। सो नॉर्थ एंड ईस्ट। अब आप यहां पे देखो, इस वाले में द बियरिंग ऑफ 2 इनएक्सेसिबल स्टेशन S1। तो पहले S1 की बात करते हैं। तो S1 का 500 है। सो हियर सपोज यू हैव अ पॉइंट S1 एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। ये है S1। अब S1 की प्रॉपर्टी क्या है कि दिस हियर एंड हियर, ये कुछ ऐसा है, ये दोनों ही 500 है, ठीक है। 500 नॉर्थिंग एंड 500 ईस्टिंग, ये S1 पॉइंट है। सिमिलरली जैसे S1 है वैसे ही एक और पॉइंट का जिक्र किया गया, द बियरिंग ऑफ 2 इनएक्सेसिबल। तो पहला इनएक्सेसिबल है S1 एंड दूसरा इनएक्सेसिबल है S2। और S2 की ईस्टिंग मालूम है 600 और नॉर्थिंग 450। तो आप बताओ, नॉर्थिंग 450 है तो इससे नीचे आ जाएगी, और 600 ईस्टिंग है मतलब इसके आगे आ जाएगी। तो हम लोग पॉइंट को यहां पे बना रहे हैं कि ये है हमारी पॉइंट जो कि S2 है, ठीक है। अब S2 आप देख लो, ये वाली वैल्यू यहां पे कितनी है, 600, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये बन रही है ये कितनी है, दिस इज 450। सो ये 450 है और वो 600 है। ठीक है। अब S1 S2 हमें ये दोनों दिखाना था। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, द बियरिंग ऑफ 2 इनएक्सेसिबल स्टेशंस S1 एंड S2। तो S1 स्टेशन S2 स्टेशन मैंने दिखा दिया। फ्रॉम S3 वर ऑब्जर्व्ड एज 225 एंड 153 डिग्री 26 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो ये बता दो कि S3 को एक पॉइंट है, कहां पे है इसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि S3 कहां पे एग्जिस्ट करेगी, वी डोंट नो। लेकिन उस S3 से जो S1 का बियरिंग है वो 225 है। विच क्वाड्रेंट? थर्ड। 225 है ना, ग्रेटर देन 180, लेस देन 270।
थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि S3 से S1 तीसरे क्वाड्रेंट में है और S3 से S2 153.26 मिनट्स सेकंड क्वाड्रेंट। आप खुद सोचिए, मैं S3 को कहां पे रखूं कि S1 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए और S2 सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि इस इधर कहीं होना चाहिए जिससे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी और उसके रेस्पेक्ट में ये सेकंड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। तो आप बताओ, कैन आई राइट कि द पोजीशन ऑफ S3 मस्ट बी इन बिटवीन S1 एंड S2, कहीं यहीं पे होना चाहिए इस जगह पे। तो मैं एक रैंडम पोजीशन अज्यूम करता हूं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज S3, सो वी हैव टेकन दिस पॉइंट एज S3 और S3 को हमने S1 से कनेक्ट किया और इस S3 से हमने दिस कुछ इससे ऐसा कनेक्ट किया, देख लो। सो S3 से S1 एंड S3 से S2 आपके सामने यहां पे देखो, ये कुछ ट्रेवर्स बन चुके हैं और जो गिवन बियरिंग है मैं उसको भी यहां पे मेंशन कर देता हूं कि ये वाली बियरिंग जो इसके लिए दी हुई है ना, ये कितनी है, तो आप लिखोगे 225 डिग्री, 225 डिग्री। और ये वाली बियरिंग कितनी है, तो आप लिखोगे दिस इज 153 डिग्री 26 मिनट्स। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सब कुछ हमने मार्क कर दिया, आप रीचेक कर लीजिए एक बार पढ़ के, देखो क्या लिखा है। द बियरिंग ऑफ टू inaccessible स्टेशन S1 and S2 कोऑर्डिनेट ऑलरेडी शोन from S3 were observed as 225 and 153.26 minutes respectively. The independent easting of S3 चाहिए आपको। What is the meaning of independent easting here? क्या मतलब है independent easting का, तो आप बताओ। ये है easting और independent easting कहने का मतलब कि ये ओरिजिन से यहां तक ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमें चाहिए कि व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंट ईस्टिंग ऑफ S3। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए कि S3 की ईस्ट वाली कोऑर्डिनेट क्या होगी। अगर जैसे ईस्टिंग कोऑर्डिनेट निकालोगे S3 का, वैसे ही अगर नॉर्थिंग भी निकल जाए तो कोऑर्डिनेट निकल गया ना आपको। तो बेसिकली ये ईस्ट कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे नॉर्थ का कोऑर्डिनेट पूछ दे, या फिर किसी में घुमा के ऐसा पूछ दे कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ S3। तो टेक्निक ऑफ वर्किंग देखो आप कि कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन में ना, आपकी मर्जी है, आप कंपोनेंट लेके वर्कआउट कर लो, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से वर्कआउट कर लो, या फिर आप कोई और टेक्निक लगा लो। जब कोऑर्डिनेट में दिखाया जाता है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन आपको सोचना है कि किस तरीके से मैं सॉल्व करूं कि इजी भी हो जाए बनाना और कम से कम समय में भी बने। ठीक है, अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि दिस कैन आई राइट, मैं इसी को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। आप देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ एंड आई कैन राइट, आप बताना दिस वैल्यू इज हाउ मच, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी होगी। तो आप लिखोगे ये यहाँ से यहाँ तक, कैन आई राइट इट इज 500। सो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 500 और ये इसकी कंपोनेंट हो जाएगी। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमें, आपको याद है पिछले वाले क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने डायरेक्शन दिखाया था आपको, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स क्या है। मैं यहां भी आपको डायरेक्शन दिखाऊंगा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आप खुद सोचो, यहां पे S1 है, S3 है और S2 है, तो डायरेक्शन बेटर ये होगा कि आप इस तरीके से कंसीडर करें। तो हमने डायरेक्शन लिया है S1 S3 S3 S2। तो मैं इस ट्रेवर्स का नाम क्या लिखूं, कैन आई राइट, ओपन ट्रेवर्स है ये, सो आई विल राइट S1 S3 S2। S1 S3 S2 is the direction of traverse। अब ये S1 S3 S2 जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स है, अब यहां से आप याद करो कौन सी बेयरिंग की जरूरत पड़ती है आपको, फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग। आपने कॉन्सेप्ट तो यही पढ़ा ना कि हमें फोर बेयरिंग की जरूरत पड़ती है, तो मैं इसका फोर बेयरिंग दिखाता हूं। अब S1 से S3 का फोर बेयरिंग मुझे लगता है आप खुद भी सोच सकते हो कितनी होनी चाहिए। तो अगर ये बैक बेयरिंग 225 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस कर दो, यू आर गेटिंग 45 डिग्री। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये अपने काम की चीज नहीं है बैक बेयरिंग,
और अब देखो, सो हमें क्या क्या मालूम है, द 4 बेरिंग ऑफ लाइन S1 S3 एंड 4 बेरिंग ऑफ लाइन S3 S2, ये दोनों मालूम, ठीक है, और डायरेक्शन भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ, जो पहली लेंथ है ना ये वाली, ये L1 मान लेता हूं, ये L2 मान लेता हूं। तो अब सोचो, कैन आई राइट कि इंडिपेंडेंट ईस्टिंग इज इक्वल टू ये यहां से लेकर के ओरिजिन से यहां तक 500 एंड प्लस इसका कंपोनेंट आ जाएगा, हाउ मच आई शुड राइट, तो आप लिखोगे दिस इज L1 साइन 45 डिग्री, यही होगी क्या। तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट ईस्टिंग है ना उसकी वैल्यू हो जाएगी 500 प्लस L1 साइन 45। तो आप बता दो इसकी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या वर्कआउट करना पड़ेगा हमें, तो आप बोलोगे L1। अब L1 कैसे निकालोगे, यही हमारा चैलेंज है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपसे ये बोलता ना कि कोऑर्डिनेट निकाल लो S3 का, तो जैसे आपने कोऑर्डिनेट निकाला ना यहाँ पे कि इसकी वैल्यू ये वाली क्या है, ठीक उसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी हम लोग वर्कआउट कर लेते कि ये वाली वैल्यू क्या है। तो आप खुद बता दो, कैन आई राइट दिस वन इज व्हाट, इट इज L1 cos 45, L1 cos 45 और ये हो जाएगी 500। सो बेसिकली आप देखो L1 के रेस्पेक्ट में सिर्फ इतना ही आ रहा है, 500 प्लस L1 cos 45 और ये हो जाएगी 500 प्लस L1 sin 45। तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ S3, तो आप पहले नॉर्थिंग बताओगे फिर ईस्टिंग बताओगे। तो नॉर्थिंग कितना हुआ, देखो मैं लिखता हूं, द नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट ऑफ S3 इज इक्वल टू 500 प्लस L1 cos 45 और ईस्टिंग इज 500 प्लस L1 sin 45, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट नहीं, अब मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट मिलता है आपको निकालने के लिए तो यही काम करना पड़ता है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ईस्टिंग पूछा है तो मैं इस पे आगे नहीं बढ़ रहा हूं, सिर्फ ईस्टिंग निकाल लेंगे। हालांकि L1 निकल जाए तो आप कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो। सो अब मैं ईस्टिंग के लिए सिर्फ L1 निकालना पड़ेगा। तो L1 कैसे निकालोगे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन बना के निकाला था आपने, बिल्कुल वैसे ही। सो एक काम करते हैं, अब आप बताना जरा यहाँ पे, वी विल राइट द डिपार्चर फर्स्ट। यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिपार्चर वी हैव फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। तो आप बोलोगे डिपार्चर की जो डिफरेंस आ रही है ना ये कितनी है बताओ, 600 थी और 500 से 600 हुई है, तो ये एक्चुअली 100 का डिफरेंस क्रिएट किया। अब बताओ L1 का जो कंपोनेंट आएगा ना इस वाले वैल्यू को क्या बोलोगे आप, दिस इज L1 साइन 45। फिर इस वाले को क्या बोलोगे, इस वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगी L2। लेकिन L2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बताओ L2 लाइन का नाम है S3 S2, तो ये एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट की लाइन है और सेकंड क्वाड्रेंट की लाइन होने के कारण इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये प्लस ही रहेगी क्योंकि डिपार्चर है। सो L2 इट इज साइन 153 डिग्री 26 मिनट्स, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमें यहीं पे दिखाई दे दिया कि L1 sin 45 प्लस L2 sin 153 26 is equal to 100. So I will mark this and I will simply write the equation 1 is going to be L1 sin 45 plus L2 sin 153 degree 26 minutes is equal to 100 is equation 1 we have. ये हमारी जो आई है दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 पे वर्कआउट करते हैं, लेकिन इक्वेशन 2 पे वर्कआउट करने से पहले मैं अब आपसे पूछता हूं कि अब L1 का ना पहले आप लैटिट्यूड बताओ कितना लिखा जाना चाहिए। तो आप बोलोगे दिस वन इज L1 cos 45 डिग्री, ये L1 cos 45 है। वैसे ये बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, तो समझना जरूरी है ध्यान से, इसलिए प्रॉपर अटेंशन पे कीजिए यहाँ पे। और आप बताइए द फर्स्ट लाइन L1 इज इन विच क्वाड्रेंट, व्हाट इज द बेयरिंग 45, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो L1 cos 45 is going to be positive or negative? You will write it is positive in nature. This one is positive in nature. This value will be positive. Now if I ask you the second line L2, look at this L2 very carefully in this diagram और बताओ कि जो L2 मैंने दिखाया आपको अभी, इस L2 में कौन सी क्वाड्रेंट की लाइन है ये L2। तो आप बोलोगे 153 डिग्री 26 मिनट्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की लाइन है, ठीक है, आप बता दो इसकी लैटिट्यूड क्या लिखोगे, ठीक है। तो अगर लैटिट्यूड लिखना हो तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, इट इज L2 cos 153 डिग्री 26 मिनट्स, यही आ रही है लैटिट्यूड। लेकिन अब बताओ कि जो L2 लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी, 153 डिग्री 26 मिनट्स, व्हिच क्वाड्रेंट? आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट। कैन यू टेल मी if any line is in second quadrant, then the latitude due to that line will be positive or negative? Negative. So here this value is going to be negative. ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। अब आप बताओ पहले कि जो छोटी, अपना ध्यान से थोड़ा समझिएगा आप, कि जो पहली लैटिट्यूड है मैग्नीट्यूड में छोटी है वो पॉजिटिव है, दूसरी लैटिट्यूड जो आई है मैग्नीट्यूड में बड़ी है और वो नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं L1 cos प्लस L1 cos ये, तो रिजल्टेंट जो बन के आएगी, स्मॉलर वन इज पॉजिटिव, बिगर वन इज नेगेटिव। सो इफ यू राइट द रिजल्टेंट, कैन यू टेल मी द रिजल्टेंट दिस वन कितना लिखूं मैं? 500 और ये 450, हाउ मच आई शुड राइट? तो मैग्नीट्यूड में अगर डिफरेंस देखोगे तब तो ये 50 है, 50। लेकिन अगर आप इक्वेशन बनाओगे कि इन दोनों में से डिफरेंस कितने का आ गया, तो आप बता दो दिस स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव माइनस ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव इज गोइंग टू मेक हियर एज -50। -50 कैसे -50? बस आपको यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि इक्वेशन बनाते समय यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा एक चीज और, आप ना, ये मैं आपको टेक्निक, क्योंकि मैं ट्रेवर्स सर्वे पढ़ा रहा हूं तो मैं ट्रेवर्स के हिसाब से सिखा रहा हूं आपको। आप चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह डायरेक्शन की पंगा ही छोड़ दो, डायरेक्टली निकाल लो कि एल की वैल्यू क्या है, तो आप अपने हिसाब से एंगल जो निकालेंगे क्यूएसबी में करके आप एंगल निकाल, तो वहां पे भी बन के आ जाएगी तुरंत। तो ये सब पंगा से बाहर निकल सकते हो। लेकिन चूंकि ट्रेवर्स सर्वे, इसलिए मैं आपको इस टेक्निक से करके दिखा रहा हूँ। डायरेक्शन समझना जरूरी है आपका, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे इन सबको यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये है small value positive, greater value negative. So resultant after adding these two, you will get as -50. So what I can write, we can make one more equation as L1 cos 45 plus L2 cos 153/26, दोनों को ऐड कर दिया तो जो रिजल्टेंट आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो रिजल्टेंट को नेगेटिव लिखना है, यही बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव समझाया था। अदरवाइज आप तो जानते हो कि अगर मैं WCB में यूज करूँ तो ये खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही ले लेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी मैं WCB यूज कर रहा हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही ले लेगा, लेकिन ये आइडिया लग गया ना कि पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो उसके हिसाब से ये मालूम चल गया कि रिजल्टेंट हमारी नेगेटिव आने वाली है। तो इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा, L1 cos 45 plus L2 cos 153/26 is equal to -50. So here I can put it is L1 cos 45 plus L2 cos 153/26 minutes is equal to -50, and this one is equation 2. So I can now write from equation 1 and 2. Equation 1 and 2 से हम लोग और क्या लिख सकते हैं? So we can relate कि equation 1, equation 2 से L1, L2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। पहले वर्कआउट करते हैं L1, L2 की वैल्यू के लिए। We'll use this, और ये कुछ इस तरीके से हैं। So this I will write sin 45 degree, sin 153 degree 26 minutes, and this one is 100. Now we have cos 45, then we have cos 153 degree 26 minutes and -50. आंसर जो आ रही है, this one is coming 70.70 और this L2 is coming 111.80. सो आप बताओ आपको जरूरत किसकी थी? तो आप बोलोगे L1 की, तो इंडिपेंडेंट ईस्टिंग जो हमारा फाइनल क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट ईस्टिंग निकालो। सो अब मैं उसको यहां लिखता हूं, देखो जरा, इंडिपेंडेंट ईस्टिंग this E is equal to 500 plus L1 sin 45 डिग्री, यही था ना? आप उस चीज को ना यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो। यहाँ देखिए क्या है ये इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग इज,
इट इज 500, ठीक है, 500 प्लस L1 साइन 45. सो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 500 प्लस 70.7 इंटू साइन 45 डिग्री. चेक कर लो तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 500 प्लस 70.7 साइन 45 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 550 मीटर. ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. आप देख लो कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रही होगी. अभी 550 मीटर इज द फाइनल आंसर. आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुके होंगे. अभी नाउ अभी तक ना हमने आपको ये बताया कि लैटिट्यूड होती क्या है, डिपार्चर होती क्या है. सो वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. एंड अगर डायरेक्टली लैटिट्यूड डिपार्चर पूछी जाती तब भी आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको लिख लो, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. अभी सो कंप्लीट कीजिए इसको पहले. अब एक नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लैटिट्यूड डिपार्चर फॉर ए क्लोज्ड ट्रैवर्स. लैटिट्यूड एंड डिपार्चर फॉर ए क्लोज्ड ट्रैवर्स. देखो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ क्लोज ट्रैवर्स. ठीक है, ऑफ को ऐसे कर लो, फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स. किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के लिए जो लैटिट्यूड डिपार्चर निकालते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपको बहुत काम देने वाला है. मैंने आपको शायद पहले ही बताया है कि कंपास सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे, लेवलिंग, ये ना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसी 3 चैप्टर से एग्जिस्ट करते हैं. तो प्रॉपर्ली समझिएगा. पहले एक चैप्टर कंपास हो चुका है. ट्रैवर्स में कई सारे एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. तो एक एरिया भी हमने कोऑर्डिनेट वाला फिनिश किया. अब मैं आपको बताता हूँ क्लोज ट्रैवर्स से क्वेश्चंस बनते हैं. तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, ये समझने के लिए पहले समझो कि क्लोज ट्रैवर्स का लैटिट्यूड डिपार्चर किस तरीके से होगी, क्या है इसका सिस्टम. देखो इफ आई आस्क यू कि एक क्लोज ट्रैवर्स है कुछ ऐसा, नाम लिखता हूं, दिस इज ए, बी, सी एंड डी. अगर मैं ट्रैवर्स का नाम लिखूं, मान लीजिए कि ट्रैवर्स है ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए. तो पहले तो आप ये बता दो कि ट्रैवर्स का नाम अगर है ए बी सी डी ए, तो क्या आपको ये आइडिया क्लियर हुआ कि ट्रैवर्स की शुरुआत हुई है ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से फाइनली ए की तरफ आए और इस तरीके से हमने ट्रैवर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया. यही क्लोज ट्रैवर्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ और डायग्राम देख करके ये आइडिया लग रहा है कि ये एक क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है. डजंट मैटर ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी हो. मैंने आपको क्लॉकवाइज दिखाया, लेकिन कैसा भी हो आप इसका टेक्निक समझिएगा सिर्फ. तो इसका टेक्निक क्या है ना कि मैंने आपको डायरेक्शन बताया, तो डायरेक्शन से आपको लाइंस डिफाइन हो जाते हैं कि पहला लाइन है हमारा ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी एंड फिर है डी ए. तो अब यहां से आई विल राइट दिस वन, सपोज इट इज द फर्स्ट लाइन, सो आई विल राइट द थीटा वैल्यू, बियरिंग इज थीटा 1 एंड द लेंथ इज L1.
Now we have bearing as theta 2 and the length is L2. Then we have bearing as theta 3 and the length is L3, and then bearing we have as theta 4 and the length is L4. ठीक है, सो आप पहले समझ लो कि फॉर लाइन ए बी द लेंथ गिवन, अब लेंथ इन सब का क्या है L1, L2, L3, L4, और सबकी बेयरिंग क्या है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4. One point should be noted here that every bearing which I have shown in the diagram, I have taken the bearing in whole circle bearing. ठीक है, so now let's write one by one. I will show, चूंकि हमारी डायरेक्शन ये है ली हुई, तो इस हिसाब से लैटिट्यूड डिपार्चर का नेचर क्या होगा फॉर एवरी लाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन 1. Here can I write this particular line which I have shown? ये L1 लाइन है कुछ ऐसा, तो इस L1 लाइन की लैटिट्यूड जो बनेगी, बताओ कौन सी क्वाड्रेंट की लाइन बनी L1? तो आप बोलोगे थीटा देख करके तो लग रहा है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसकी लैटिट्यूड का नेचर क्या है, तो आप बोलोगे प्लस L1 क्योंकि पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव. इसी की डिपार्चर इज प्लस D1 क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. सिमिलरली अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट पे चलते हैं. So we have a second quadrant and I can mark this and this, कुछ ऐसा. और आप बता दो ये है डायरेक्शन L2 का. L2 कौन से क्वाड्रेंट की लाइन है, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट की लाइन है. तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट की लाइन है तो इसकी डिपार्चर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे प्लस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पर डिपार्चर क्या होती है पॉजिटिव. अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो, तो सॉरी इसी में ही अगर लैटिट्यूड की बात कर लो तो डिपार्चर तो पॉजिटिव हो, लैटिट्यूड क्या हो जाएगा साउथ पे आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस L2. इट इज माइनस L2. अब आ जाओ तीसरे लाइन पे L3 पे, तो L3 की डायरेक्शन ये है, और आप बताओ C से D को देखो तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये जो लैटिट्यूड बनेगी और ये जो डिपार्चर बनेगी, इन दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, आप खुद ही देख के इसको आंसर कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी माइनस L3 एंड हियर इट इज गोइंग टू बी माइनस D3. तो आपने बेसिकली माइनस L3 एंड माइनस D3 देखा, एंड द लास्ट लाइन इज DA. उसका डायरेक्शन देखो और बताओ कि जो DA लाइन है उसकी बियरिंग जो D से A की तरफ है वो कौन सी क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेंट तो इसका है फोर्थ. तो उस हिसाब से लैटिट्यूड डिपार्चर का नेचर खुद ही सोचो कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए नेचर. सो आई कैन नाउ मेंशन कि ये जो नेचर हो जाएगी दिस वन, कैन यू राइट कि इसकी जो डिपार्चर होगी वो आ जाएगी माइनस में D4, और इसकी जो लैटिट्यूड आएगी वो हो जाएगी L4. ठीक है, अब यहीं पे रुकता हूं. अब क्या करेंगे ना, ट्रेवर्स को आप एक्सट्रीम पॉइंट्स में देखो, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स में. सो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं. सबसे पहले लैटिट्यूड पे आ जाओ. सो दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स, और ये दूसरे साइड में एक्सट्रीम पॉइंट. कैन आई राइट दिस वन इज डेल्टा L. ये डेल्टा L है क्या, तो आप बताओ डेल्टा L की वैल्यू क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे कि इस डेल्टा L की वैल्यू, या अच्छा यहाँ पे ना लैटिट्यूड पॉजिटिव, फोर्थ वाले केस में क्या हो जाएगी, फोर्थ में है ना, तो ये नेगेटिव लेकिन ये तो पॉजिटिव होगी ना. D से A को देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें लैटिट्यूड पॉजिटिव डिपार्चर नेगेटिव. तो आप बताओ डेल्टा L की वैल्यू अगर मैं इस ट्रेवर्स के लेफ्ट साइड से लिखूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा L इज इक्वल टू L1 प्लस L4. ठीक है, और इसी को राइट साइड से देखो तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस L2 माइनस L3. ठीक है, तो आप बता दो इधर जो बनी है, कैन आई राइट कि इधर जो बनी है L1 प्लस L4 इज डेल्टा L, और उधर क्या है L2 प्लस L3 इज डेल्टा L. तो दोनों, ये भी डेल्टा L है लेकिन इधर डेल्टा L का नॉर्दिंग है और इधर डेल्टा L का साउदिंग है. कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर मैं सारे लैटिट्यूड को किसी भी क्लोज ट्रेवर्स के लिए अगर मैं सारे ही लैटिट्यूड को ऐड कर दूं तो नेट वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड फॉर एनी क्लोज ट्रेवर्स इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि जितने का लैटिट्यूड इसमें नॉर्दिंग पे आ रहा है उतना ही में साउदिंग पे भी आ रहा है. सो आई कैन राइट, यहां देखो, sum of latitude I can write it is plus L1 plus L4 minus L2 minus L3, which implies that कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं plus delta L minus delta L which is 0.
सिमिलरली अगर मैं डिपार्चर वाले साइड में यही चीज देखूं तो आप यहां पे डिपार्चर वाले साइड में देखिए और कैन आई राइट कि वो यहां से लेकर के यहां तक डेल्टा डी हो रही है, ठीक है, यहां से यहां तक डेल्टा डी हो रही है, तो आप बताओ डेल्टा डी की वैल्यू कितना लिखोगे आप? तो इसको टॉप से यहां पे देखो तो आप लिखोगे d1 प्लस d2 और इधर क्या हो जाएगी माइनस d3 माइनस d4। तो मैं यहां पे भी समेशन लिखता हूं, तो ये हो जाएगी डिपार्चर इज इक्वल टू प्लस d1 प्लस d2 माइनस d3 माइनस d4 विच इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी और ये हो जाएगी माइनस डेल्टा डी एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहीं पर देखो किसी भी क्लोज ट्रैवर्स में अगर आप जितने भी लाइंस हैं उन सभी के लैटिट्यूड को अगर आप ऐड कर दो तो कुछ पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव होगी, लेकिन ऑल टुगेदर जो बन के आएगी, ठीक है, द सम ऑफ लैटिट्यूड इज गोइंग टू बी 0। सिमिलरली किसी भी क्लोज ट्रैवर्स में जितने भी सारे लाइंस हैं उन सब के डिपार्चर आप निकालोगे तो कुछ पॉजिटिव आएगी कुछ नेगेटिव आएगी, और अगर आप नेट वैल्यू देखोगे डिपार्चर का भी सम का तो दिस इज गोइंग टू बी 0। So we have one conclusion here that whenever we talk about any closed traverse, then sum of the latitude going to be 0 and sum of the departure also going to be 0, which I can write here. Conclusion for a closed traverse, sum of latitude is equal to 0 and sum of departure is equal to 0। अब आप देखो ये हमारा कंक्लूजन बन के आया है कि किसी भी क्लोज ट्रैवर्स में अगर मैं सम देखूं लैटिट्यूड का तो लैटिट्यूड का भी सम 0 है और डिपार्चर का भी सम 0 है। अब यहीं पे मैं रुकता हूं। ये जो कंक्लूजन देखा ना आपने, इस कंक्लूजन से कई तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। पहला तो ये बनता है कि आपको बहुत सारे लेंथ दिए जाएंगे एंड बहुत सारे बेयरिंग्स दिए जाएंगे और आपसे ये पूछेगा चेक वेदर द ट्रैवर्स इज ओपन और क्लोज्ड। तो अगर सम ऑफ लैटिट्यूड 0 सम ऑफ डिपार्चर 0 तो ये क्लोज ट्रैवर्स है, नहीं तो ओपन ट्रैवर्स है। और अगर किसी क्लोज ट्रैवर्स के लिए अगर ये समेशन 0 नहीं आ रही हो, मतलब ट्रैवर्स आपने क्लोज बनाया है लेकिन वो 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब उसमें क्लोजिंग एरर है ट्रैवर्स में। तो ये सब कंक्लूजन निकल के आता है। एक और इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि आप देखो कि हमारे पास सब मिला के क्या थे, यहां पे इस ट्रैवर्स में 4 लाइंस थे। आप लाइन का नंबरिंग बढ़ा भी सकते हो। तो मैं बोलूं कि 4 लाइंस हैं तो 4 लैटिट्यूड बन गया और उसका 4 डिपार्चर भी बन गया। लैटिट्यूड डिपार्चर को लिखने का तरीका क्या होता है? एल कॉस और एल साइन के टर्म्स में लिखते हो आप। तो मैं इसी को जो यहां पे लिखा हुआ है ना समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0, क्या मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं समेशन ऑफ एल एन कॉस थीटा एन इज इक्वल टू 0। सिमिलरली डिपार्चर वाले में लिख सकता हूं समेशन ऑफ एल एन साइन थीटा एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि बेसिकली हमारे पूरे ट्रैवर्स में रिलेट करता हुआ हमें 2 इक्वेशन मिल रहा है। इक्वेशन है समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर 0। सिंस वी हैव 2 डिफरेंट इक्वेशंस, they may ask you the question in which they will put 2 different unknown। 2 इक्वेशन बन रही है तो वो 2 अननोन के क्वेश्चन, जैसे कि इसी ट्रैवर्स के अंदर अगर मैं बोलूं कि सब कुछ तो मिल गया लेकिन L2 और L4 मिसिंग है, L2 लेंथ और L4 लेंथ मिसिंग है, करना क्या है? सिंपल है सॉल्व करना। सम ऑफ लैटिट्यूड कर लो, सम ऑफ डिपार्चर कर लो, देखो इसको इक्वेट करो 0 से और आप वहीं पे L1 L2 L4 के लिए एक इक्वेशन मिल जाएगा कॉस से और एक डिपार्चर वाली साइन से L2 L4 का, और 2 अननोन का। जब 2 हमारे पास इक्वेशन है तो 2 अननोन की प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। इसी में लेंथ और बियरिंग से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक लेंथ और एक बियरिंग मिस कर देंगे तो इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं क्लोज ट्रैवर्स से। अब इसके जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए। डू इट। So
आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इसके बाद बचता है न्यूमेरिकल। तो इस पर्टिकुलर रिजल्ट से समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0, इस रिजल्ट से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि वर्कबुक में है। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करता हूं और मैं अब आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप खुद से सॉल्व करें। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं 2 क्वेश्चंस के लिए, आप सॉल्व कीजिए। पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आई विल राइट हियर आई एम गिविंग यू द होमवर्क। Question number 12 and question number 13 पेज नंबर 68 पे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया है जो आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट के क्लियरेंस के लिए। आप खुद से भी अटेम्प्ट करो, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, सॉल्व भी करते चलना है, तभी आपका प्रैक्टिस प्रॉपर होता है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एरिया आल्सो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।